मुझे दुख होता अपने समाज के ऊपर। कब जागोगे आप लोग? आपको पता ही नहीं चला पिछले 15 सालों के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल हमारा हिस्सा देने को तैयार नहीं है, हम उसे वोट देने को तैयार नहीं है, दोबारा हम गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग हमें गुलाम बनाना चाहते, गुलाम बनते हुए नहीं देखना चाहते। तो ऐसी विचारधारा को छोड़ दो जो आपको पाखंडवाद, अंधविश्वास के रास्ते पर ले जाकर आपके बच्चों को गुलाम बनाने में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, लेकिन घर के बगल में पड़ोस में कोई कथावाचक आया है, कोई माता की चौकी लगी है, कोई वहां पर जागरण हो रहा है, तो पुरुष तो आ गए यहां, हम भाषण दे रहे हैं या सुन रहे हैं, और वो हमारी पत्नी पड़ोसन के साथ बच्चों को लेकर चली गई कथावाचक को सुनने, जागरण को सुनने। तो ये बताइए आपके घर में विचारधारा किसकी बढ़ेगी? कि भारत में रहने वाले सभी लोग किसी भी जाति धर्म के हों, छोटे हो या बड़े हों, छोटी नौकरी में हो या बड़े नौकरी में हो, मजदूर हो या किसान हो, चपड़ासी हो या अफसर हो, सबको समान वोट का अधिकार मिलेगा। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन अगर बाबा साहब इस बात को नहीं मनवाते और संविधान सभा के सदस्यों की बात को मान लेते, तो भारत में केवल 5% लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता, और वो सरकार को 5% लोग चुनते, फिर सरकारें केवल 5% लोगों के लिए काम करती, फिर आपका कोई जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर न बनता, फिर आपका कोई MP, MLA और मंत्री भी नहीं बनता, मुख्यमंत्री भी नहीं बनता, राष्ट्रपति भी नहीं बनता, चीफ जस्टिस भी नहीं बनता। आज और हम और आप जो भी कुछ बन पाए हैं, वो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संकल्प है, जो उनका जो आंदोलन है, उनके आंदोलन की वजह से बन पाए, और उनकी आंदोलन की वजह से जो हमारे लोग आगे आके इस आंदोलन को आगे लेकर चले। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद रामस्वरूप वर्मा जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ललित सिंह यादव जी, बाद की पीढ़ी भी है, लालू यादव जी भी हैं, और भी लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें अपनी इस लड़ाई को लड़ने वाली जो बहुजन विचारधारा है, जो बहुजन विचारधारा को लेकर चलेगा, हमें नारा देना चाहिए, जो बहुजन की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जो हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है, जो जातिगत जनगणना करने को तैयार नहीं है, जो हमारे लोगों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से देश के सारे संसाधनों में, जंगल जमीन में, सारे पदों पर, हर जगह जो हिस्सा देने को तैयार नहीं है, हम उसको वोट देने को तैयार नहीं है। जो हमें हमारा हिस्सा देने को तैयार नहीं है, हम उसे वोट देने को तैयार नहीं है, दोबारा हम गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। उन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश कर दी है। वो लोग समझ गए कि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनके पास बोलने की ताकत कहां से आ गई। आज ये अपना हक मानने लगे हैं, आज ये कहने लगे 100 में 90 शोषित हैं, हमें 90% हमारा भाग है, हमें चाहिए। ये बोलने की ताकत इन बेजुबान गूंगे बहरों में कहां से आ गई? उन्होंने इस पर चिंतन किया तो उनको समझ आया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके पढ़ने के रास्ते खोल दिए और रिजर्वेशन की व्यवस्था करके इनके नौकरी के रास्ते खोल दिए। तो ये बोलने की ताकत पढ़ने की वजह से आई, नौकरी की वजह से आई, जेब में थोड़ा पैसा आने लगा। जब पैसा आता तो सामर्थ्य आता है, सामर्थ्य आता तो बोलने की ताकत आती है। वैसे भी पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, और जो जिस पर ज्ञान होता है वो कभी चुप नहीं रह सकता, गलत बात के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। और पढ़ लिख कर भी अगर वो अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, वो तो वैसे भी अनपढ़ों के समान है। तो उन्होंने सोचा इसका मतलब इनके पास जो बोलने की ताकत आई है वो नौकरियों की वजह से आई है, वो पढ़ने की वजह से आई है। फिर से इनकी पढ़ाई छीन लो, फिर से इनकी पढ़ाई छीन लो। तो उन्होंने षड्यंत्र के द्वारा क्या किया, पहले धीरे धीरे, पहले आपको पता होगा प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सब सरकारी स्कूल होते थे। क्योंकि हमने तो सर्वे किया है, देश के अंदर जितने जज हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जितने भी सीनियर लेवल के, उनकी पढ़ाई का हमने देखा वो कहां से पढ़े हैं। तो आपको जान के ताजुब होगा, 98% सीनियर जजेस, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर ब्यूरोक्रेट 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे तो ये पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसलिए सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दो, प्राइवेट स्कूल खोल दो। उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए, एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए और सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद होते चले गए। आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग
बिल्कुल जैसे पहले गूंगे बहरे गुलाम थे, आपने तो फिर से गुलामी स्वीकार कर ली है। लानत है, मुझे दुख होता अपने समाज के ऊपर। कब जागोगे आप लोग? आपको पता ही नहीं चला, पिछले 15 सालों के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या देश की जनसंख्या कम हो रही है? जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो सरकारी स्कूल और ज्यादा खुलने चाहिए थे, फिर सरकारी स्कूल बंद क्यों हो गए? सरकारी डाटा बता रहा है कि 15 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने का माहौल नहीं है, सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है। मजबूर आदमी सोचता है कि बच्चे को कामयाब बनाना तो प्राइवेट में पढ़ाओ, और प्राइवेट में जो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल हैं उसमें एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ दिए जाएं तो एक बच्चे को शहर के अंदर पढ़ाने के लिए 8 से 10 हजार रुपया चाहिए। और हर घर में कम से कम 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया महीना चाहिए। लेकिन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ ली जाए तो 5,000 से 20,000 रुपए के बीच महीना है। तो जिसके पूरी परिवार की इनकम 5,000 रुपए से 20,000 रुपए महीना के बीच है, क्या वो अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में 15 से 20,000 रुपए खर्च कर सकता है? क्या नहीं कर सकता ना? तो साजिश के तहत सरकारी स्कूल जो बेहतरीन होते थे, जहां पे एग्जाम पास करके टीचर बनते हैं, क्वालिफाइड टीचर होते हैं, जो पास नहीं कर पाता वो प्राइवेट में पढ़ाता है, वो प्राइवेट में पढ़ाता है। काबिल टीचर सरकारी में, और सरकारी स्कूल का माहौल खराब, सरकारी स्कूल में पढ़ने का माहौल नहीं। तो जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के और माइनॉरिटी के बच्चे ना पढ़ पाए। तो एक तरफ इस तरीके से उन्होंने आपकी शिक्षा को महंगा करके पढ़ाई छीन ली। तो ये तो मैं बता रहा हूं 12वीं तक की शिक्षा की बात। अब 12वीं के बाद आगे बढ़ते हैं। अगर किसी तरह आपने बच्चे को 12वीं तक पढ़ा भी लिया और आप देख रहे हैं कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, बच्चा जो वकील बनना चाहता है, अब उसको कोचिंग की जरूरत है। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है, पहले तो नंबर से एंट्रेंस परसेंटेज ऑफ मार्क्स के आधार पर एडमिशन होता था, बाद में उसमें रिटन टेस्ट कर दिया, और टेस्ट में भी क्या कर दिया, जो आप पढ़ के आए हैं 12वीं तक उसमें से आधा आता है कोर्स, आधा कोर्स बाहर से आता है। यानी जो कोचिंग लेगा केवल वो बच्चा पास होगा। 99% केवल कोचिंग लेने वाले बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या सिविल सर्विसेज में, जुडिशरी में, जितने भी तरह की नौकरियां सब जगह आजकल जो कोचिंग लेते हैं वो बच्चे सफल होते हैं। और कोचिंग का खर्चा लाखों रुपए महीना है। तो पहले तो लाखों का खर्च करके कोचिंग कराओ, उसके बाद आपके बच्चे का मान लो इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, लॉ में सिलेक्शन हो गया, तो लॉ का कोर्स 12वीं के बाद वाला BLLB 5 साल, इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल, मेडिकल का कोर्स 4.5 साल। अब उसका खर्चा देखिए, 1 साल की केवल फीस का खर्चा लगभग 2.5 लाख, हॉस्टल का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग। यानी 1 साल में एक बच्चे को जो 4-5 साल का कोर्स है, 1 साल के लिए कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपया चाहिए। अब 4 साल का कोर्स पूरा करने के लिए और 5 साल का कोर्स पूरा करने के लिए 12 लाख से 15 लाख रुपया चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 99% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए 12 से 15 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना? इसका मतलब इनडायरेक्ट तरीके से बिना आपको बताए उन्होंने आपके बच्चों से एजुकेशन को छीन लिया। अब आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और ऊपर से जो आपके बच्चे पढ़ने के बाद नौकरी में आ जाते थे तो धीरे धीरे एक एक करके सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए, इंडियन रेलवेज बेच दिया, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, ITDC के होटल बेच दिए। एक एक करके देश के सारे संस्थान बिकते जा रहे हैं, बिकते जा रहे हैं। और जो जो बिक गया, प्राइवेटाइज हो गया, वहां आपका रिजर्वेशन खत्म, वहां आपके बच्चों के आगे बढ़ने का अवसर खत्म, वहां उसकी नौकरी का अवसर खत्म। इतना पैसा हमारे लोगों के पास नहीं है कि हम व्यापार कर लें। यानी आपकी पढ़ाई भी छीन ली और आपकी नौकरी भी छीन ली। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी और व्यापार करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो बच्चा क्या करेगा? मजदूर बनेगा ना। जो मजदूर बन जाता है वो गुलाम बन जाता है। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा हम कमेरा वर्ग हैं। अरे ये तो सच्चाई है, दुनिया जानते हैं हम कमेरे हैं, मेहनत कस हैं, मेहनत करके खाते हैं। लेकिन हमारी मेहनत की कमाई पर डाका कौन डाल रहा है? इस पर नजर कौन रखेगा? आपकी मेहनत की कमाई को कौन चुरा कर ले जा रहा है? इस पर नजर कौन रखेगा? हमें अपनी खुद की अर्थव्यवस्था भी तैयार करनी होगी। क्यों? हम कर सकते हैं।
हमारे पास मेरिट के मुकाबले में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमारे समाज के लोग पैदाइशी इंजीनियर हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं कौन सी फसल कैसे उगानी है। पहले से बच्चा बचपन से माँ बाप से सीखता हुआ बड़ा होता है, सब तमाम तरह की फसल उगा देता है। मरे हुए जानवर की खाल उतार के उस खाल को गलाकर कलर करके उससे जूते भी बना देता, उससे बेल्ट भी बना देता, उससे जैकेट भी बना देता, उससे बैग भी बना देता, उससे टोपी भी बना देता है। लकड़ी से सोफा बना देता है, टेबल बना देता है, विंडो बना देता है, डोर बना देता है, मिट्टी से ईंट बना देता है, बर्तन बना देता है। तो हमारे बच्चे तो पैदाइशी इंजीनियर है, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं मेरिट नहीं है। अरे इस देश के अंदर जितने प्रकार के उत्पादन होते हैं, खेत की जमीन का मालिक कोई भी हो, लेकिन उसको उगाने वाला मजदूर के तौर पर काम हमारे मेहनत का समाज के, बहुजन समाज के, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग करते हैं। तो हम उत्पादन का काम भी हम करते हैं और इस देश के तमाम तरह के निर्माण का काम भी हम करते हैं। कपास हम उगाते हैं, कपास से धागा हम बनाते हैं, धागे से कपड़ा हम बनाते हैं, कपड़े से कपड़े को सिलकर लोगों को पहनाने का काम भी हम करते हैं। देश के अंदर जितने भी रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कौन बना रहा है? मालिक कोई भी हो, मजदूर के तौर पर हमारे समाज के लोग निर्माण का काम कर रहे हैं। कहते हैं कि हम दलित के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, इनके हाथ के छूने से अपवित्र हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जिस मंदिर में जाकर आप पूजा करते हो, जिस पत्थर की आप पूजा कर रहे हो, पत्थर को तराशने का काम, उसकी मूर्ति बनाने का काम हमारे समाज के लोग करते हैं, शिल्पकार लोग करते हैं। और जब उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है तो कहते हो शूद्र है, अछूत है, भगवान अपवित्र हो जाएंगे, मंदिर में घुसने के बाहर निकल। पहली बात तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं, जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो, स्वाभिमानी बनो और पहले इस बात पर गर्व करो कि हम लोग देश में जितने तरह का उत्पादन, जितने तरह का निर्माण होता है हम करते हैं। अगर इतना ही अपवित्र हो जाते हो, इतनी परेशानी है, तो उन स्कूलों में और अस्पतालों में इलाज करना बंद करो, बच्चों को पढ़ाना बंद करो, उन कॉलेज में पढ़ाना बंद करो, क्योंकि सारी इमारतें मजदूर के तौर पर कोई ना कोई अछूत, दलित, पिछड़ा, आदिवासी ये बना रहा है। तो फिर अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो, कॉलेज मत भेजो, अस्पताल मत भेजो, मंदिर मत भेजो, ये इन रोडों पे मत चलिए, क्योंकि ये सब कुछ तो निर्माण हमारे लोग कर रहे हैं ना। तो सारा हम अपवित्र कर चुके भाई, फिर क्यों चलते हो? उन अस्पतालों में क्यों जाते हो? उन स्कूलों में क्यों जाते हो? उन कॉलेजों में बच्चों क्यों पढ़ाते हो? वो सातिर लोग वो जानते हैं, वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको एक ऐसी दवाई दे दी, धर्म नाम की, अंधविश्वास नाम की। वो पाखंडवादी अंधविश्वासी लोग आपको स्वर्ग और नरक के चक्कर में घुमा रहे हैं कि भैया ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ये करोगे तो नरक में जाओगे। अरे मैं ये कहना चाहता हूं, तुम स्वर्ग नरक का चक्कर छोड़ो, अंधविश्वास पाखंडवाद छोड़ो, कम से कम अपना आज सुधार लो। आज सुधारने का मार्ग तो रामस्वरूप वर्मा दे गए, आज अपना आज सुधारने का मार्ग तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दे गए, आज सुधारने का मार्ग हमारे महापुरुष देकर गए हैं। अगर आपने अपना आज सुधारना है और अपने आने वाले बच्चों का कल सुधारना है तो इस बहुजन विचारधारा पर, अर्जक्शन की विचारधारा पर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर, तथागत बुद्ध की विचारधारा पर वापस आओ। क्योंकि बुद्ध शांति का प्रतीक है। बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया। पूरे दुनिया ने बुद्ध को स्वीकार किया। जहां अच्छाई होगी पूरी दुनिया स्वीकारेगी, जहां बुराई होगी वो वहीं सिमट जाएगी। इसलिए वो धर्म भारत में भी सिकुड़ रहा है, भारत में भी खतरे में है, क्योंकि उसके अंदर अच्छाई नहीं है। उसके अंदर अगर अच्छाई होती तो पूरी दुनिया में फैल जाता। बुद्ध के धर्म में अच्छाई है, मानवता है, शांति है, प्रगति है, खुशहाली है, दुख से निवारण का उपाय है। तो फिर जो आपके दुख से निवारण का उपाय बताए आपको उस पर चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप अपने बच्चों को दोबारा से गुलाम बनते हुए नहीं देखना चाहोगे। अगर अपने बच्चों को गुलाम बनते हुए नहीं देखना चाहते तो ऐसी विचारधारा को छोड़ दो जो आपको पाखंडवाद, अंधविश्वास के रास्ते पर ले जाकर आपके बच्चों को गुलाम बनाती हो। आपको दोबारा से अपने बच्चों को गुलामी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हमें तो है नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अपने बहुजन समाज की लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद और एक भी सांस बाकी है।